हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो हम AA ATC के लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक्स जो टेक्निकल पार्ट बी है इसका आज चैप्टर 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जो होने वाला है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, अब दोस्तों ये एक बड़ा चैप्टर है, ये 11th क्लास के NCERT में भी आपको देखने को मिल जाएगा चैप्टर 2 में, 12th क्लास में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम 11th में जो रिलेशंस एंड फंक्शन दिया है उसको कंप्लीट करेंगे, देन हम नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं जो 12th के NCERT में। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आता है जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था सेट्स के बारे में। ठीक है, तो सेट्स हमने पढ़ा था कि सेट एक क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको समझते हैं कि क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि मान लो कि भाई 2 सेट्स हैं हमारे पास में, ए और बी, अगर उनका A क्रॉस B निकाला जाए, उस निकालने के क्या उसके डेफिनेशंस एंड कंडीशंस होती है उसको देख लेते हैं। तो ये A क्रॉस B को ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोलते हैं। और इसका क्या होता है कंडीशंस की, द सेट ऑफ जो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं AB, वेयर जो इस AB में ये जो ऑर्डर्ड पेयर है AB, इसमें जो पहला एलिमेंट्स A है ये हमारा सेट A से आना चाहिए, पहले सेट से आना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट्स B है ये सेट B से आना चाहिए, जो हमारा दूसरा सेट है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए, तब इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स A एंड B डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे किया जाता है, A क्रॉस B से, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जिसके ऑल जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे AB, इसमें जो पहला एलिमेंट्स होना चाहिए वो होना चाहिए सेट A से, और दूसरा एलिमेंट सेट B से होना चाहिए। ठीक है, मामला यहां तक, यही चीज यहां पर इसको डिनोट किया गया है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू, यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा AB है, इसमें जो पहला एलिमेंट A बिलोंग कर रहा है सेट A से, और दूसरा एलिमेंट सेट B से बिलोंग कर रहा है। मामला क्लियर है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो होना चाहिए, पहला एलिमेंट सेट A से, दूसरा एलिमेंट सेट B से करना चाहिए। मामला यहां तक क्लियर हो गया। अगर मान लो भाई जनरल यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, अगर भाई 2 से तो ज्यादा भी तो हो सकते हैं यहां पर। ठीक है, जब 2 से ज्यादा हो जाए, यहां पर सेट्स हमारे पास में 1 2 3 4 n नंबर ऑफ सेट्स है दिए मान लिए। ठीक है, तो तब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, अगर मान लो n नंबर ऑफ सेट्स है तो A1 का क्रॉस करेंगे A2 के साथ में, A2 क्रॉस करेंगे A3 के साथ में। ठीक है, ऐसे हम जितने भी यहां पर हमारे पास में नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे उतना यहां पर उसका क्रॉस निकाल लेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे में जो पहला एलिमेंट A1 है इस ऑर्डर्ड पेयर का, वो सेट A1 से बिलोंग करेगा, A2 जो एलिमेंट्स है वो सेट A2 से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये वाला मामला यहां पर चलता है, ऑर्डर्ड पेयर वाली बात रहती है, तब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए। आगे चले एग्जाम्पल देख ले इसका। दोस्तों एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब मान लो भाई मेरे पास में 2 सेट्स है, पहला सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2, दूसरा सेट है B जिसमें एलिमेंट्स है X और Y। ठीक है भाई, अब इस सेट A और B का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, तो क्या निकालना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, A क्रॉस B निकालना है, वो कैसे निकलेगा, तो A क्रॉस B निकालने के लिए जैसे सेट A में पहला एलिमेंट क्या है 1 है, सेट B का पहला एलिमेंट क्या है X है। ठीक है, तो यहां पर एक ऑर्डर पेयर मिल गया मेरे को 1X, फिर 1 का मैं Y के साथ में निकालूंगा। ठीक है, 1Y, दूसरा ऑर्डर पे निकलेगा मेरा यहाँ पर सेट A का पहला एलिमेंट्स 2 है, दूसरा एलिमेंट्स यहाँ पर सेट B से आना चाहिए X आ जाएगा, फिर तीसरा अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो वो क्या निकलेगा 2Y निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A और B का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। समझ गए ना कि पहला एलिमेंट्स भाई पहले एलिमेंट्स पहला सेट से निकलेगा। ठीक है, और दूसरा जो एलिमेंट्स X है वो सेट B से निकलेगा, यानी दूसरा सेट से निकलेगा। ठीक है, और ये इस प्रकार से इसके ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा हमारा A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है। मामला क्लियर है यहां तक, जैसे हमने डिफिनेशन में देखा था वैसे किया एग्जांपल। आगे चले, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, अगर मान लो भाई 2 से ज्यादा सेट्स है मेरे पास में, अब क्या करूं मैं, अब कैसे निकालूंगा, तो भैया ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि मेरे पास में ये 3 सेट्स है A B C, और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, A क्रॉस B क्रॉस C निकालना भाई। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो अब इस A क्रॉस B क्रॉस C में क्या होगा, जैसे मान लो कि ये 3 एलिमेंट्स है मेरा A B C, ये ऑर्डर्ड पेयर है मान लो एक A B C, तो यहाँ पर ये पहला जो एलिमेंट्स है A ये सेट A से बिलोंग करेगा भाई, दूसरा एलिमेंट जो B है वो सेट B से बिलोंग करेगा, तीसरा एलिमेंट सेट C से बिलोंग करेगा, तभी इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। मामला क्लियर है इसका, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। यही चीज यहां पर एग्जांपल में मान लो भाई सेट A में 1 और 2 एलिमेंट्स है, सेट B में X और Y एलिमेंट्स है, और सेट C में A और B एलिमेंट्स है। अब इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B क्रॉस C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट्स उठाएंगे, जैसे इसके ऑर्डर पेयर ले लेंगे हम। ठीक है, तो सेट A से हम यहां पर पहला एलिमेंट सेट A का क्या है 1 है, दूसरा सेट B का एलिमेंट्स क्या है पहला X है, तीसरे सेट C का पहला एलिमेंट क्या है A है। क्लियर, आ गया अपना पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर, फिर यहाँ पे इसका पहला एलिमेंट्स 1, ठीक है,
दूसरा इसका पहला एलिमेंट्स x और इस सेट सी का दूसरा एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालेंगे, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। मामला क्लियर है। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज आती है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके क्रॉस प्रोडक्ट में, वो कैसे निकलता है। तो जितने भी यहाँ पर सेट ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, मान लो सेट ए में कितने 2 एलिमेंट्स है, सेट बी में 2 एलिमेंट्स है, सेट सी में कितने 2 एलिमेंट्स है, तो इनका यहाँ पर हम क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो कितना 2 इंटू 2 इंटू कितना मिल जाएंगे अपने को, ठीक है, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। ये आपको आगे और थोड़ा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी अब जब एग्जाम्पल देखेंगे और अभी देखते हैं भाई दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नॉट ट्रू इन जनरल, वैसे तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रू नहीं होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। क्यों भाई, देखो जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव होता है, तो क्यों, देखो ए क्रॉस बी, जैसे अगर ए कम्यूटेटिव होता तो ए क्रॉस बी बराबरी से बी क्रॉस ए होना चाहिए था इसके बराबर में। तो ये बोल रहा है कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर कम्यूटेटिव नहीं होता है, बोल रहा है ना, नॉट कम्यूटेटिव। तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। क्यों, एग्जांपल से समझ लो ना, ठीक है भाई। मान लो 2 सेट है मेरे पास में, सेट ए में एलिमेंट्स है 1 और 2, सेट बी में एलिमेंट्स है x और y। अब इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालने जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, सेट ए का पहले एलिमेंट्स उठाया मैंने 1, सेट बी से पहला एलिमेंट्स x, एक ये हो गया ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर 1 और सेट बी का y ले लेंगे दूसरा एलिमेंट्स। सेट ए का अगर मैं दूसरा एलिमेंट्स उठाऊंगा तो सेट बी का पहला एलिमेंट्स, फिर सेट बी ए का दूसरा एलिमेंट्स और सेट बी का दूसरा एलिमेंट्स y। तो ये हो गया ऑर्डर पेयर। तो अब यहां पर देखो, ये तो ए क्रॉस बी के लिए मैंने निकाला ना, अगर बी क्रॉस ए निकालता तब क्या हो जाता भाई, बी क्रॉस ए में क्या होता, जैसे कि मान लो भाई यहां पर मेरे को बी क्रॉस ए निकालना है, ठीक है, जैसे बी क्रॉस ए निकालना है तब क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए में सबसे पहले तो मैं x लूंगा इसका पहला एलिमेंट्स, फिर ए का पहला एलिमेंट्स लेना पड़ेगा मेरे को 1, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या लेना पड़ेगा, बी का यहां पर मेरे को लेना पड़ेगा x और ए का लेना पड़ेगा 2, फिर मेरे को यहां पर सेट बी का लेना पड़ेगा y और सेट ए का 1 लेना पड़ेगा y1, और ऐसे ही सेट बी का जब मैं y लूंगा तो सेट ए का 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये दोनों को आपस में देखो, कंपेयर करके देखो क्या ये एक दूसरे के बराबर है क्या भाई। यहाँ पे तो 1x है और यहाँ पे x1 है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर जो है ना मैटर करता है। अगर यहाँ पर 1x और x1 ये एक दूसरे के बराबर नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए यहाँ पर हमारा जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगी, किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यही चीज है इसकी। आगे देखते हैं भाई जो प्रॉपर्टी दूसरी है हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द यूनियन में कैसी होती है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन की अगर बात करता हूं मैं, मान लो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालने जा रहा हूं ए क्रॉस बी यूनियन सी पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, यूनियन में यहां पर हो जाएगा ए क्रॉस सी, ठीक है। ये फॉलो करता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इसका यूनियन में, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट काम। नॉन एसोसिएटिव की बात करते हैं भाई, एसोसिएटिव नहीं होता है, मतलब यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ठीक है। क्यों, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्रॉस बी का अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट करूं, ठीक है, पहले सबसे पहले ए क्रॉस बी का कर दिया, इसका करने के बाद में क्रॉस करता हूं सी के साथ में, या फिर मैं सबसे पहले यहां पर बी क्रॉस सी कर देता हूं और इसका प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं ए के साथ में, तो आपस में बराबर होता है। अगर बराबर हो जाता तो एसोसिएटिव फॉलो हो जाता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट भैया इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, क्लियर। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव भी नहीं करती, एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं करता है, फॉलो करता है तो बस एक ही करता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ओवर द यूनियन पे करता है भाई, इंटरसेक्शंस पे तो अभी देखेंगे अपन ने। आगे अगली प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर मैटर करता है, जैसे अपन ने बोला था ना यार कि x1, अभी जो एग्जांपल आया था कि x1 नॉट इक्वल टू 1x, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर पे मान लो कोई यहां पर ऑर्डर पे ए बी है, ये बी ए के बराबर नहीं होता है, क्लियर। क्यों, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी है, क्लियर, ठीक है। आगे अगला क्या है, साइज ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लो भाई मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू एम है और मॉडुलस ऑफ बी एन है, देन द साइज ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ठीक है। ये बोलता है कि भाई सेट ए में एलिमेंट्स कितने एम है, दूसरे सेट बी में कितने एलिमेंट्स एन है, तो उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो पहले सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स के क्रॉस करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे, तो वही यहां पर उसमें उसके क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे, क्लियर। आगे चले भाई, यहां पर एग्जांपल से बता दिया कि भाई पहले सेट में सेट ए में भाई 2 एलिमेंट्स 1 और 2 है और सेट बी में 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड है, तो भैया यहां पर 2 एलिमेंट्स, यहां पे 3 एलिमेंट्स, तो इनके क्रॉस ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स में कितने यहां पर एलिमेंट्स होंगे, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 एलिमेंट्स होंगे। देख लो भाई 1 2 3 4 5 6, क्लियर। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये आ जाएगा, ठीक है। कितने एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स, समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। यहां पर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्या दिया है भाई, यहां पर इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये चीज तो हमने देख ली अभी, वो अभी दो सेट के लिए देखी थी। अगर मान लो भाई 3 सेट है तो उन सबका यहां पर इंडिविजुअल सेट्स में हम देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। यहां पर मान लो सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, सेट सी में p एलिमेंट्स, तो उनका प्रोडक्ट कर लेंगे, उतने ही उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे, क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं यहां पर।
दूसरा फार्मूला ये बोल रहा है कि भाई जनरलाइज्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो सकता है। मान लो कि भाई सेट मेरे पास एक दो सेट नहीं है, बहुत सारे सेट है भाई, एन नंबर ऑफ सेट्स है मेरे पास में, ऐसे में मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। तो भैया इसके लिए हम क्या करेंगे, उनका सबका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, A1 A2 A3, ठीक है, ऐसे जितने भी नंबर ऑफ सेट्स होंगे उनका क्रॉस देखेंगे भाई, उस प्रकार से यहां पर, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, जनरलाइज्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर, आगे चले। यहां पर ये भी ये बोल दिया कि भाई इंडिविजुअल इनका जो मॉड है और उनका एक साथ में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं और इंडिविजुअल करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो वो सब आपस में बराबर होता है। ठीक है, आगे चले, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स देख लेते हैं भाई, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तो हमने बात कर ली थी कि भाई जो पॉइंट इन द पोजीशन मान लो A1 और B1 आए हैं और दूसरे इसमें भाई अगर मान लो कोई B2 और A1 आए हैं, ऐसे में ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते दोनों, ये अलग अलग बात होती है। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है। इसलिए मान लो आप देखो यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट क्या बोल रहा है कि टू ऑर्डर पेयर्स है अगर एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, दो ऑर्डर पेयर, मान लो एक ऑर्डर पेयर AB है और दूसरा ऑर्डर पेयर ये भी AB है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये मान लो XY है, अगर ये आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि A बराबर है X के और B बराबर है Y के। ठीक है, इसका मतलब ये कि फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो पहले एलिमेंट्स, पहले ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स के बराबर होंगे। ठीक है, समझ गए ना। ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो A और B एक ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर मान लो कोई XY है, ये एक दूसरे के बराबर है, ये तभी संभव है जब पहला एलिमेंट्स इन दोनों ऑर्डर पेयर के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट्स भी एक दूसरे के बराबर हो, तभी ये संभव हो सकता है। आगे चले, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन अ सेट A में, P एलिमेंट्स है Q सेट में, Q एलिमेंट सेट B में है, ऐसे में देयर विल बी PQ एलिमेंट्स इनके A क्रॉस B में होंगे। बात तो वही है यार, आपने देखा ना यार कि सेट A में मान लो कि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट B में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो mn। ठीक है, मतलब यहाँ पर m क्रॉस या m प्रोडक्ट निकाल रहे तो वही उसके उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। आगे चले, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्या बोल रहा कि A और B दो सेट है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ये खाली नहीं है भाई, एम्प्टी नहीं है, नल एंड वॉइड नहीं है। तो ऐसे में अगर ये नल एंड वॉइड नहीं है, एम्प्टी नहीं है, ऐसे में ये हो सकता है कि एक सेट इनमें से कोई भी, या तो A या तो B इनफाइनाइट सेट हो, देन सो इज A क्रॉस B। ठीक है, तब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है मेरे पास में कि भाई यहां पर कोई सेट A है और उनका यहां पर उनके खुद के साथ में यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, A क्रॉस A। ऐसे में जो ABC यहां पे एक ऑर्डर पेयर है, इसका जो आल जो एलिमेंट्स होंगे ABC, ये तीनों ही एलिमेंट सेट A से बिलोंग करेंगे। यानी कि ये हो सकता है कि ABC इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलेंगे। ठीक है, ABC यहां पर क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। आगे चले, अगला है हमारे पास में क्या पॉइंट है यहां पर दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं, देखो रिलेशंस, जो हमारा चैप्टर भी है रिलेशंस एंड फंक्शंस में, रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि रिलेशंस क्या होता है। भाई रिलेशंस की डेफिनेशन क्या है, तो रिलेशन फ्रॉम सेट A और B का जो है रिलेशन, सेट A का B से रिलेशन इज सबसेट होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के। हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, मान लो भाई एक सेट A है, ये B है, सेट A का B से जो रिलेशन है वो सबसेट होता है A क्रॉस B के। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि रिलेशन फ्रॉम सेट A से B इज अ सबसेट होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, जो रिलेशन होता है ना वो कलेक्शन होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का, AB का। ठीक है, AB ऑर्डर्ड पेयर्स है। ठीक है, तो यहां पर जो पहला एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है यार, ये डिफाइन है भाई, डेफिनेट है कि पहला एलिमेंट जो A है वो सेट A से बिलोंग कर रहा होगा और दूसरा एलिमेंट जो B है वो सेट B से बिलोंग कर रहा होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ठीक है, यहां पर इसका सेट फिक्स है। आप यहां पे ये नहीं बोल सकते कि भाई जो एलिमेंट A है वो B से बिलोंग कर रहा है और B A से बिलोंग कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से ही बिलोंग करेगा, ये इसका यहां पर नियम है। ठीक है, ये भी यही चीज बोल रहा है यहां पे, A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। ठीक है, सेट B। अब A इज सेड टू बी रिलेटेड टू B। ठीक है, अब A जो है ना वो रिलेटेड है B से। ठीक है, तभी तो उनके बीच में कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो जो इनका जो रिलेशन है सेट A का सेट B से, तो ये जो रिलेशन को अगर मैंने R बोल दिया, ठीक है, सेट A का जो सेट B के साथ में रिलेशन है उसे मैंने R बोल दिया, तो ये R जो है वो सबसेट हो जाएगा A क्रॉस B के। ठीक है, मतलब उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो जाएगा। R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। क्लियर, R क्या है, यहां पर रिलेशन है A टू B का। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो मेरे पास में एक सेट है 1 2 3 उसके एलिमेंट्स है, दूसरा सेट मान लो भाई XY है और इसका मैं अगर कोई एक रिलेशन देख लेता हूं 1x, दूसरा एक ऑर्डर पेयर है इसमें 2y, तो यहां पर जो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B अगर निकालते हैं, ठीक है, जैसा सेट A है 1 2 3 एलिमेंट्स, सेट B है XY एलिमेंट्स, अब इसका रिलेशन बोल दिया भैया 1x और 2y, ये एक रिलेशन है R। अब फिर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालता हूं A क्रॉस B, तो ऐसे में पहला ऑर्डर पे 1x, दूसरा 1y, फिर 2x, फिर 2y, फिर 3x, फिर 3y, तो ये इसका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो आप ये देख सकते हैं जो रिलेशन है ना 1x और 2y जो ऑर्डर पे आया है इसमें, वो सेट जो A क्रॉस B का यहां पर सेट बना है उसमें भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए 1x और ये 2y।
ठीक है, मतलब आर सबसेट हुआ कि नहीं हुआ ए क्रॉस बी का, मतलब उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का हुआ ना। तो यही चीज तो ये बोल रहा था यहाँ पे डेफिनेशन में कि आर एक ऐसा रिलेशन है जो सबसेट होता है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्लियर है, एग्जांपल से आ गया समझ में कि रिलेशन मान लो ये दिया है तो ये अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले उसका सबसेट होता है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। चले ना आगे, एग्जांपल नंबर 2 देख ले, रिलेशन ऑन सेट। रिलेशन ऑन सेट क्या कहता है भैया, लेट मान लो कि भैया 1 2 3 यहां पर एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, ठीक है, सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे एक रिलेशन ऑन ए पे अगर इसका रिलेशन देखें तो वो क्या हो सकता है, चलो सेट ए से क्या रिलेशन अपन डिफाइन कर सकते हैं भैया, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, ठीक है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, ये पॉसिबल है, इसके अलावा भी हो सकते हैं कुछ रिलेशन, ठीक है। दिस इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स में है टू द सेम सेट, ठीक है, क्योंकि ये एक ही सेट से है, सेट ए से है। क्लियर, रिलेशंस देखा हमने अभी, ठीक है। अब यहां पर इसका एक डेफिनेशन भी दिया कि भैया, डेफिनेशन तो हम देख ही चुके, एक बार वो देख लेते हैं कि भैया रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, रिलेशन जो आर होता है ए का रिलेशन वो नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी से होता है और ये सबसेट होता है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं, एग्जांपल भी देख लिया हमने। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी, ठीक है भाई। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज, ठीक है, जो रिलेशन होता है उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो इमेज होती है फर्स्ट एलिमेंट की। जैसे जब मैंने यहाँ पे रिलेशन निकाला भाई 1 2 रिलेशन निकाला था उस सेट ए का, तो इसमें इस यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर 1 और 2 में जो 2 ये सेकंड वाला जो एलिमेंट है 2 ये इमेज है किसकी, एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट की, 1 की जो है 1 की इमेज क्या है यहाँ पर 2 है, 2 क्या है 1 की इमेज। क्लियर, इमेज होती है बोल दिया इसने, ठीक है। तो जैसे ये ऑर्डर पेयर जो 1 और 2 आया था रिलेशन में मेरे पास में, तो दूसरा जो एलिमेंट्स है वो इमेज होती है पहले एलिमेंट्स की, और जो पहला एलिमेंट्स होता है वो दूसरे इमेज का, दूसरा एलिमेंट्स का प्री इमेज होती है। प्री इमेज कौन कहलाती है यहाँ पे 1, ठीक है, पहला एलिमेंट्स को हम, ठीक है, यहाँ पे समझ लो प्री इमेज क्या होती है और इमेज क्या होती है हम आगे समझेंगे, ठीक है। चल ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो ऑर्डर पेयर है फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन, ठीक है, इसको देखते हैं आगे, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सेकंड जो एलिमेंट्स है रिलेशन आर में सेट ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। रिलेशन आर और रेंज होती है सबसेट ऑफ कोडोमेन। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको डिटेल में समझते हैं अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। अभी जितनी चीजें हमने वहां देखी ना ये सब चीजें, इसको डिटेल में बिल्कुल इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं अब, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इमेज से। मान लो भाई इमेज ऑफ एन एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, जैसा ये रिलेशन है ये उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम रिलेशंस की डेफिनेशन में ही पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि जो रिलेशन आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी यानी कि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये मान लिया भाई एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए से बी का, तो ऐसे में अगर मान लो इमेज ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए अंडर द रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू सेट बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ये बोल रहा है कि भैया जो एलिमेंट्स ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से, एलिमेंट्स बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से, तो ये ऑर्डर पेयर जब इनका बनेगा ए बी का, ये बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन आर से। तो जब ये ऑर्डर पेयर ए बी बना मेरे पास में, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो ऐसे में जो पहला एलिमेंट्स ए है और दूसरा एलिमेंट्स बी है, तो ये बी जो है ना ये इमेज कहलाती है पहले एलिमेंट्स ए की, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट जो है बी वो इमेज है किसकी, पहले एलिमेंट्स ए की। ऐसे ही हम इस ऑर्डर पेयर ए बी में क्या बोल सकते हैं कि जो पहला एलिमेंट्स ए है वो प्री इमेज है सेकेंड एलिमेंट्स बी की। मामला क्लियर है इमेज और प्री इमेज का। इमेज होती है कौन सी इमेज है भाई, बी इमेज है, मतलब सेकेंड एलिमेंट्स को इमेज बोलूंगा किसकी, पहले एलिमेंट्स की, और जो यहां पर ए है यानी कि पहला एलिमेंट्स है इसको बोलेंगे हम प्री इमेज ऑफ एलिमेंट्स बी यानी कि सेकेंड एलिमेंट की। यही चीज तो लिखी है मैंने यहां पे, इमेज क्या होती है, ये होता है सेकेंड एलिमेंट को हम इमेज बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट की। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं यहां। और प्री इमेज क्या है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट को प्री इमेज बोला जाता है किसकी, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर की। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। चले आगे, जैसे ये मान लो एक रिलेशन है 1x ऑर्डर पेयर 1x ऑर्डर पेयर 2y 2z 3x, तो इसमें जो x है ना यार सेकेंड एलिमेंट, ये इमेज है किसकी, 1 की इमेज है। y जो है इमेज है किसकी, 2 की इमेज है। ये z जो है किसकी इमेज है, 2 की इमेज है। x जो इमेज है किसकी, 3 की इमेज है।
ठीक है। ऐसे हम यहां बोल सकते हैं जो पहला एलिमेंट्स है वो प्री इमेज कहलाती है, पहला एलिमेंट्स, ठीक है। तो 1 को प्री इमेज बोलेंगे किसकी, सेकंड एलिमेंट्स की, मतलब x की। और यहां पर 2 प्री इमेज है किसकी, y की। यहां पर 2 प्री इमेज है किसकी, z की। यहां पर 3 प्री इमेज है किसकी, x की। समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं ना भाई। इमेज है कौन, सेकंड एलिमेंट्स को इमेज बोला जाता है किसकी, पहले एलिमेंट्स की। प्री इमेज क्या होती है, तो ये पहला एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को प्री इमेज बोला जाता है किसकी, सेकंड एलिमेंट की। बस इतनी सी बात है भाई, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। एक दो बार रिवीजन करो, दिमाग में बैठ जाएगा। आगे चले, डोमेन और रेंज को भी समझ लेते हैं भाई डिटेल में। थोड़ा डोमेन को समझते हैं सबसे पहले। तो भाई डोमेन क्या है, भैया डोमेन ऑफ रिलेशंस की अगर मैं बात करता हूं भाई, मान लो यहां पर मेरे पास में एक रिलेशन है आर, वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है कौन, रिलेशन। अब इसका सेट ऑफ आर जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, सेट ऑफ आर जो फर्स्ट एलिमेंट्स है भाई, ऐसा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स यानी कि इनपुट है उसको हम ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशंस की अगर बात करें, जैसे देखो भाई क्या है, ये एक ए बी सी डी ई एफ, इसमें जो पहले एलिमेंट्स है यानी कि ए, ये क्या है हमारे पास में सी, और ये क्या है ई। तो जो पहले एलिमेंट्स है ए सी ई, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डोमेन, ठीक है। सेट ऑफ आर जो एक ऐसा सेट बनाएंगे जो आल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर यानी कि इनपुट्स का जो है फर्स्ट एलिमेंट्स है या इनपुट है उसका एक सेट बनाएंगे, वो कहलाता है डोमेन। डोमेन एक ऐसा सेट है, समझ लो, डोमेन एक ऐसा सेट है जो ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उनका सेट है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट्स का, ठीक है। डोमेन ऑफ आर क्या होती है, ए एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए से, और बी एक ऐसा एलिमेंट है सेट बी का, तो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। तो ये फर्स्ट आल जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उनका एक सेट होता है डोमेन, क्लियर। फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे उसका एक सेट बनाएंगे, वही तो डोमेन है, कोई दिक्कत परेशानी। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मान लो पहला सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। दूसरा सेट है बी एक्स वाई जेड। अब इनका एक रिलेशन का ऑर्डर पेयर बना, यहाँ पे क्या बना, 1x 2y 3z, ठीक है, ये बनाया यहाँ पे 3x बनाया इसने ना, और 2z बनाया, कोई दिक्कत नहीं। 1x 2y 3x 2z एक प्रकार का एक ऑर्डर पेयर है यहाँ पर रिलेशन में। तो इसका डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन में से क्या आप डोमेन निकाल सकते हैं भाई, डोमेन निकाल सकते हैं। पहले एलिमेंट्स को तो उनका एक सेट बनेगा, वही तो है डोमेन, 1 2 3, ठीक है। तो यही तो है डोमेन, पहले एलिमेंट्स का ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है, वो उसका सेट बनाएंगे, वही है डोमेन। डोमेन समझ गए, पहले एलिमेंट्स सभी ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स को उठा लेंगे, उसका एक सेट बनाएंगे, वही है डोमेन, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए यहां तक, डोमेन तक कोई दिक्कत नहीं ना। रेंज को समझेंगे भैया, रेंज क्या होती है भैया, रेंज होती है दूसरे एलिमेंट्स को उठा लेंगे, सभी जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उसके ऑल द सेकंड एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेंज। रेंज क्या है, ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन और रेंज का मामला समझ गए। डोमेन है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। डोमेन क्या है, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ऑन आर। रेंज क्या है, ऑल द सेकंड एलिमेंट्स, ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑन आर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहां तक, इसको डायग्राम से समझते हैं डोमेन को भाई। डोमेन ऑफ अ रिलेशन देखो, ये पहला सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड। ए का यहां पर संबंध रिलेशन है एक्स के साथ में, 2 का रिलेशन है वाई के साथ में, 3 का रिलेशन है एक्स के साथ में, मतलब ये ऑर्डर पेयर बना रहा है भाई 1x 2y 3x, ये रिलेशन है, ये रिलेशन, ठीक है, आर है, ठीक है। तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट्स को डोमेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोमेन 1, ठीक है, 1 2 3, ये डोमेन हो गया, क्लियर। इसी रिलेशन में हम रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट्स है वो रेंज है, सेकंड एलिमेंट्स है, ऑल द सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो क्या है, एक्स वाई जेड, ये क्या है, रेंज है, क्लियर, समझ गए। डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन आर। अच्छा, रेंज भी तो समझ ही लिया यार अपने, ऑल द सेकंड एलिमेंट्स को रेंज बोलते हैं, और क्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे और भी चीजें समझनी है हमें, ठीक है। यहाँ पर जैसे सेट ए है और सेट बी है, इसके जो ऑल द सेकंड एलिमेंट्स है उनका जो सेट बनेगा वही है रेंज, समझ लिया है हमने इसको। कोडोमेन को समझ लेते हैं, कोडोमेन क्या चीज होती है भाई। कोडोमेन की अगर मैं बात करूं ना रिलेशंस में, कोडोमेन क्या चीज है, तो कोडोमेन एक ऐसा रिलेशन होता है भाई, रिलेशंस तो सबसेट होता है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो जो इंटायर सेट बी है, अच्छा, इंटायर सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे। अच्छा, कैसे भाई, एग्जांपल से समझते ना भाई। एग्जांपल में सेट ए है 1 2 3, सेट बी है मेरे पास में एक्स वाई जेड डब्ल्यू इसके एलिमेंट्स है, और इसका एक रिलेशन बनाया इन्हें 1x 2y और 3x। अच्छा, ये रिलेशन बना लिया। तो ये बोल रहा है कि भैया इसमें अगर मैं बात करता हूं, जैसे यहां पे शुरुआत से ही बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या होगा। डोमेन तो हमने समझ के आया ना भाई, कि जो ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स है, यानी कि इस रिलेशन में 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, तो ये तो डोमेन होगी। रेंज क्या होगी, रेंज इसमें ऑल जो सेकंड एलिमेंट्स है इस रिलेशन में एक्स वाई और एक्स, ठीक है, मतलब एक्स वाई इसकी रेंज हो गई। अच्छा, तो मेरे को तो यहाँ कोडोमेन सीखना था यार। कोडोमेन भैया जो ऑल द सेट बी में ऑल द एलिमेंट्स है, सेट बी, इंटायर सेट बी को हम यहाँ पर कोडोमेन बोलेंगे। कोडोमेन कौन है, इंटायर सेट बी। कोडोमेन क्या होता है, इंटायर सेट बी, ये कहलाता है क्या, कोडोमेन,
ठीक है। तो सेट बी में क्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जबकि रेंज में तो मेरे को सिर्फ एक्स वाई नजर आ रहा था, लेकिन जो कोडोमेन है वो सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी यहां पर कोडोमेन कहलाएगा। कोडोमेन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। दूसरा जो सेट रहेगा, सेट बी का मतलब है जो दूसरा सेट है ना, उसके सभी के सभी एलिमेंट्स, या पूरा का पूरा इंटायर सेट बी, या पूरा का पूरा इंटायर सेट दूसरा जो है उस वो कहलाता है क्या, कोडोमेन। यानी कि भाई कोडोमेन तो बड़ी चीज हो गई ना, क्योंकि उसमें तो पूरा का पूरा सेट बी आ रहा है, जबकि रेंज में तो भैया सेट बी के सिर्फ वही आएंगे जिसका रिलेशन है पहले एलिमेंट्स के साथ में, या सेट ए के साथ में जो जिसका रिलेशन है वही आएगा। मतलब जो रेंज है वो छोटा है, तो रेंज यहां पर, लेकिन है तो सेट बी के एलिमेंट्स, यानी कि वो उसके सबसेट हो जाएंगे, किसका, कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा रेंज। रेंज सबसेट होती है कोडोमेन की। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहां तक समझ गए। चले आगे, फंक्शन को समझ लेते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर में हमने रिलेशंस पढ़ लिया, अब फंक्शंस को भी पढ़ लेते हैं भाई। डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस क्या होती है भैया, ऐसा देखो, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप का एक रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन पढ़ लिया हमने, अब रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन जो है ना एक रिलेशन ही है एक प्रकार का, लेकिन ये स्पेशल टाइप है, मतलब यहां पर इसके कुछ कंडीशंस काम करेंगी तभी हम उसे फंक्शन बोलेंगे। रिलेशन तो हो गई, हर एक फंक्शन, मतलब ऑल फंक्शन जितने भी होते हैं फंक्शन, वो सबके सब क्या होते हैं, वो रिलेशन तो होते ही है, ठीक है। लेकिन फंक्शन होने के लिए उसके कुछ और भी कंडीशंस होनी चाहिए, तभी हम उसे फंक्शन बोल सकते हैं। रिलेशन तो बोलेंगे यार ये फंक्शन है, मतलब रिलेशन तो है, लेकिन फंक्शन कब होगा, उसके लिए क्या स्पेशल टाइप होगा, तो भैया एवरी एलिमेंट सेट ए के जब, यानी कि सेट ए में तो डोमेन होता है, सेट ए में क्या है, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब यानी डोमेन, वो जब रिलेट करेंगे किससे, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी के। मतलब मान लो ये सेट ए है, इसके कुछ एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, और यहां पर सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है मान लो ए बी सी, तो इसके हर एक एलिमेंट्स इसके एक यूनिक एलिमेंट्स के साथ में रिलेट करेंगे। मतलब एक्स का संबंध मान लो ए से है, वाई का संबंध बी से है, जेड का संबंध सी से है, तो यहां पर सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का संबंध सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट्स के साथ में अगर होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, तब उसे हम बोलेंगे कि वो फंक्शन है। यही तो चीज बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट्स रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। हाँ, यूनिक नहीं होना चाहिए, यूनिक वाली बात नहीं है भाई, यूनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिक से मतलब नहीं है सेट बी के किसी न किसी एक एलिमेंट्स एग्जैक्टली वन, मतलब दो से नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मान लो ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स का संबंध पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से भी है, ऐसा नहीं, केवल एक से, ठीक है। जैसे मान लो ए बी सी है और ये एक्स वाई जेड है, तो ऐसे में ए का संबंध एक्स से है, ठीक है, चल जाएगा, या बी का संबंध जेड से है, चल जाएगा। लेकिन बोले बी का संबंध वाई से भी है, जेड से भी है, ना, ऐसा नहीं चलने वाला है। एग्जैक्टली वन एलिमेंट की बात कर रहा है, समझ गए। आगे देखे, फंक्शन ए टू बी, मान लो एक ए रिलेट टू बी सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक बी बिलोंग्स टू बी विथ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, क्या कंडीशन है, की कंडीशन यहां पे ये बोल रहा है कि ईच जो इनपुट है फ्रॉम सेट ए में, वो उसका मैपिंग या रिलेशन होना चाहिए ओनली वन आउटपुट के साथ में, यानी कि सेट बी के साथ में। वही तो चीज बोली हमने कि सेट ए का जितने एलिमेंट्स हैं उनके सेट बी के साथ में केवल एक एलिमेंट्स के साथ में संबंध होना चाहिए, ठीक है। दो तीन से अगर उसका संबंध हो जाए फिर वो फंक्शन नहीं होगा भाई, फिर वो रिलेशन हो सकता है, फंक्शन तो नहीं होने वाला। अच्छा, ये देखिए यहां पर आप डायग्राम से समझ लीजिए कि फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट्स रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। यहां तो यूनिक भी बोल दिया इसने कि भैया 1 का संबंध एक्स से है, 2 का संबंध वाई से है, 3 का संबंध जेड से है, क्लियर, तो होगा नहीं फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अभी एग्जांपल से समझेंगे और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो भाई ये एग्जांपल है 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है, बी के एक्स वाई जेड एलिमेंट्स है, डिफाइन एक फंक्शन ऐसे इन्हें डिफाइन करा कि भैया इसमें एक ऑर्डर पेयर है 1x, ठीक है, 1x 2y और 3z, ठीक है। तो ए के हर एक एलिमेंट का संबंध सेट बी के साथ में किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ में है, तो क्या फंक्शन हो गया ना, हो गया भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दिस इज अ फंक्शन, फंक्शन क्यों है, फंक्शन क्यों हुआ ये, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट के सेट बी के साथ में उसका संबंध है, तो हो गया वो फंक्शन भाई, नो डुप्लीकेशन इनपुट्स। इसका अब जैसे मान लो 1 का संबंध एक्स के साथ में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 का संबंध वाई के साथ में है, मतलब 1 का यहाँ पर इमेज एक्स भी है, 1 की इमेज वाई भी हो जाती, तब क्या ये फंक्शन होता, फिर नहीं होता भाई, फिर नहीं होता। एग्जैक्टली 1 की बात बोल दी है तो बस एक एलिमेंट के साथ में संबंध है, काफी है भैया, डबल टिबल वाला काम नहीं चलता है, ठीक है, समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन पर। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या चीज है भैया, इसको भी तो समझ लो। तो भैया ऐसा देखो, रियल वैल्यूड फंक्शन इज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें रेंज इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, जो इसकी रेंज निकल के आएंगी ना वो सबसेट होती है किसकी, रियल नंबर की। अच्छा, जैसे मान लो ये बोल रहा है कि भाई रियल नंबर एक एफ एक ऐसा फंक्शन है, जब इसकी रेंज निकालेंगे हम, क्या रेंज निकालेंगे, तो ये रेंज सबसेट होनी चाहिए किसकी, रियल नंबर की, तभी तो हम उसे रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। मतलब क्या है, रेंज तो क्या है, रेंज हमारा सेकंड एलिमेंट से यानी कि आउटपुट की बात कर रहा है, मतलब सेट बी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो आउटपुट निकल के आएगा मेरे पास में वो एक रियल नंबर होना चाहिए या रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, तभी मैं उसे बोलूंगा कि वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। एग्जांपल से समझे इसको क्या कह रहा है
जैसे मान लो भाई कि रियल वैल्यूड फंक्शन, जहां पर एग्जांपल में एक पॉलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन इसको मान रहा है। क्यों? जैसे मान लो भाई एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, कुछ भी रख दूं, एफ ऑफ 1 क्या निकलेगा, या एफ ऑफ 0 निकाल लो भाई, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जब भी क्या इसकी वैल्यू क्या निकल के आएंगे, एफ ऑफ 0 बराबर इससे क्या निकल के आएगा यहाँ पर। ठीक है, इससे अगर मैं एफ ऑफ 0 निकालने जाऊं ना, तो भैया 1 आ रही मेरी वैल्यू, क्या ये रियल नंबर है? हाँ भाई रियल नंबर है। तो ये रेंज जो है इसकी जो आउटपुट है वो सबसेट है किसका? आर का, इसीलिए तो इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोल रहे हैं। यही चीज है इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी होता है। मान लो इस एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो साइन 0 का मान तो 0 होता है ना, साइन 0 का मान 0 होता है, तो भैया ये भी तो एक रियल नंबर होता है 0, तो आ रही ना रियल वैल्यू। 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 45 30 45 60 रख दो भाई। ठीक है, तो ऐसे में अगर मान लो यहाँ पे मैं साइन 0 के साइन 90 भी रख देता ना, तब भी तो 1 निकल के आ जाता, तो ये रियल नंबर है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मतलब इसके हर एक मान के लिए यहाँ पर एक रियल नंबर आएगा, इसके रियल नंबर आएगा। यही चीज एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी होती है, रियल नंबर आएगा। रैशनल नंबर में भी आप कोई भी वैल्यू पुट करो एक्स की, अगर 0 को छोड़ के, एक्स नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता एक्स, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले लो एक्स की, तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर निकल के आएगा। वो तो यहाँ पर रैशनल नंबर भी तो एक रियल नंबर है, तो इसीलिए हम इसे रियल वैल्यूड फंक्शन बोल रहे हैं कि इसके किसी भी मान के लिए हम यहाँ पर एक आर या रियल नंबर आता है या उसका सबसेट आता है, बात वही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। समझ गया रियल वैल्यूड फंक्शन कि जब इसकी हम रेंज निकालेंगे इस फंक्शन की, तो वो एक रियल नंबर होता है, क्लियर, या उसका सबसेट होता है। आगे चले, अब यहां पर हम देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है भाई। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शंस को समझ लेते हैं। अब देखो, एन आइडेंटिटी फंक्शन इज अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है यहां पर एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट जो है, मान लो भाई कोई सेट ए है, इसके हर एक एलिमेंट सेट ए से ही यहां पर रिलेट होते हैं। ठीक है, सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का संबंध सेट ए से ही है, तो यही है एक आइडेंटिटी फंक्शन। जब खुद जैसे कोई सेट है उसका संबंध खुद के ही साथ में है, तो वही है आइडेंटिटी। क्लियर? क्या बोल रहा है कि एफ एक ऐसा फंक्शन है, ए रिलेट टू ए डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स की हर एक वैल्यू सेट ए से ही आती है, तो वह ऐसा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। यहां पर कुछ की पॉइंट्स है इसके, क्या मान लो भाई डोमेन और कोडोमेन आर द सेम। इसके लिए डोमेन मतलब सेट ऑफ जो जैसे मान लो सेट ए है, तो यहां पर इसका जो डोमेन निकल के आएगा, डोमेन यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स, वो सेट ए से है, तो डोमेन तो उसका वही। ठीक है, तो अगर मैं इसका कोडोमेन निकालने जाऊं तो वो भी तो सेट ए ही होगा। ठीक है, क्योंकि सेट ए का संबंध सेट ए से है। ठीक है, मतलब इसके हर एक एलिमेंट्स इसमें होंगे सेट ए में, क्योंकि दोनों तो एक ही जो सेट है, ये सेट ए और सेट ए, तो कुल मिला के डोमेन और कोडोमेन इसमें सेम होता है, किसमें? आइडेंटिटी फंक्शन में। यही चीज अगर मैं बोलूं यहां पर जैसे कि एवरी इनपुट इसमें अनचेंज्ड बाय द फंक्शन। जैसे क्या बोल रहा है कि मान लो मैं एफ ऑफ 1 निकालने जाऊं तो 1 आएगा, एफ ऑफ 2 निकालने जाऊं तो 2 आएगा। मतलब यहां पर जो इनपुट है अनचेंज बाय द फंक्शन, यहां पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चेंज जैसे 1 रखा तो 1 ही आ गया, 2 रखा 2 ही रखा, 2 रखा तो 2 ही आ गया। ठीक है, 0 रखा 0 आ गया। ठीक है, फंक्शन से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और जब इसका ग्राफ बनाने जाते हैं यार, स्ट्रेट लाइन बनती है इसमें। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन में जो है ना, जब इसका ग्राफ बनाने जाएंगे हम किसके लिए, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स के लिए, तो ये एक हमको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, जब आप एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, ठीक है, इस प्रकार से रख के देखोगे तो ये ग्राफ बनता है। अगला फंक्शन हमारे पास में कांस्टेंट फंक्शन, और ये क्या होता है भैया, जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी है, आप एफ की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो कांस्टेंट सी है, सी ही आनी है। ठीक है, मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू भाई एग्जांपल के लिए 3 है, तो आप एक्स की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, माइनस में रखो, कुछ रखो, भैया क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है यहाँ पर फंक्शन से? नहीं पड़ रहा ना। हर एक एक्स के हर एक मान के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, यानी कि सी आती है, तो उसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? आगे चले, यहां पर की पॉइंट्स क्या है, इसके आउटपुट में यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट होता है इनपुट से, इनपुट का यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आउटपुट पे। ठीक है, ग्राफ जब इसके बनाते हैं कांस्टेंट फंक्शन का, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलती है कोऑर्डिनेट प्लेन में। जैसे मान लो कि मेरे पास में एग्जांपल है, लेट सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब इसका मैं जब ग्राफ डिफाइन करूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 के लिए, तो ऐसे में, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 के लिए भी करें, बात वही है। तो यहां पर हमें ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में यहां पर स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन देखने को मिलती है किसमें? कांस्टेंट फंक्शन में। चले आगे, क्लियर? पॉलिनोमियल फंक्शन भी समझ लेते हैं भाई। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का ये जो होता है ना, इसका एक्सप्रेस फॉर्म होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। यहां पर ये बोल रहा है कि ए जीरो ए वन ए एन जो है ये क्या है, एक रियल कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ये इसे कोफिशिएंट भी बोला जाता है। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और ए एन यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होता है, ए एन का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक यहाँ पे होता है। ठीक है, क्यूबिक भी होता है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो पॉलिनोमियल फंक्शंस का अगर ग्राफ की बात करते हैं ना, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ बनता है। ठीक है,
अब बना के देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ और उससे क्या मान आ रहा है उसी हिसाब से ग्राफ बना लो ये, ठीक है। और ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए, ठीक है। अब दोस्तों रैशनल फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूं ना, तो रैशनल फंक्शंस क्या होता है, ये क्या कह रहा है कि भाई मान लो जब हम रेशियो करते हैं दो पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, दूसरा पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स, जब इनका रेशियो करेंगे, ठीक है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का, तो वो एक फंक्शन देता है एफ ऑफ एक्स, वही फंक्शन को हम कहते हैं क्या, रैशनल फंक्शन। क्लियर। रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन, ठीक है। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यू ऑफ एक्स जो बटे वाला है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स का मान यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। की पॉइंट्स क्या होती है, डोमेन इंक्लूड करता है इसमें ऑल द रियल नंबर्स को, एक्सेप्ट यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स जीरो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होती है ना वो रियल नंबर होती है, लेकिन बस सिर्फ एक्स को छोड़ के, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। आगे चले, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स ये जो है एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है। रैशनल फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। इसमें अगर मैं ग्राफ बनाते हैं ना हम, तो ये इस प्रकार का इसका ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके डोमेन में ऑल रियल नंबर हो सकते हैं भाई डोमेन में, लेकिन बस एक्सेप्ट यहाँ पर टू नहीं हो सकता, ठीक है। किस इस वाले फंक्शन के लिए एक्स माइनस टू जो बटे में ना, इसके लिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू टू नहीं हो सकती। ऊपर जो देखा था उसमें जीरो नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। मॉडुलस फंक्शन को समझ लेते हैं भाई, मॉडुलस फंक्शन क्या चीज़ है। मॉडुलस फंक्शन ऐसा होता है दोस्तों, इसकी एब्सोल्यूट जो है ना वैल्यू वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पर जो है, जैसे मॉडुलस फंक्शन की बात करता है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स, ठीक है। तो अब एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो या हो इसकी वैल्यू, या एक्स लेस इक्वल टू जीरो डाले, तो ऐसे में इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव देखने को मिलती है, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन देखने को मिलता है, तो वही कहलाता है मॉडुलस फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो आउटपुट निकलता है ना वो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। वो क्या निकलता है, पॉजिटिव ही निकलता है हमेशा। चाहे एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, एक्स इक्वल टू जीरो रख दो, कुछ रख दो, ठीक है। जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकलेंगी वो हमेशा पॉजिटिव निकलती है इसकी आउटपुट, ठीक है। यही तो बोल रहा है नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो निकलती है, जीरो भी निकल सकती है या पॉजिटिव निकल सकती है, बस नेगेटिव नहीं हो सकती उसकी वैल्यू, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है फंक्शन की, ठीक है। वी शेप्ड का इसका ग्राफ बनता है, सिमेट्रिक को फॉलो करता है, ठीक है। वाई एक्सिस पर मिनिमम वैल्यू यहाँ पर जीरो हो सकती है या जीरो से अधिक ही होगी, ठीक है, लेकिन इसकी नेगेटिव में नहीं होती, बस ये चीज हमने देख ली। ग्राफ कैसे बनता है, ये वी आकार का इसका, वी शेप का इसका ग्राफ बनता है, किसका, मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है यार, मॉडुलस फंक्शन में ग्राफ किस आकार का बनता है, वी आकार का, ठीक है। ये है हमारे पास में सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या चीज है, सिग्नम फंक्शन होता है साइन फंक्शन, इट इंडिकेट्स द साइन ऑफ द रियल नंबर, इट इज अ डिफाइंड एज, ठीक है। तो इसमें क्या जाए, फंक्शन की वैल्यू अपने को अगर हम वन रखे, जीरो माइनस वन, ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन यहाँ पर एक्स के लिए वन जीरो माइनस वन वैल्यू देता है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, इट रिटर्न्स ओनली थ्री वैल्यूज। हर बार इसमें क्या है, कुछ भी वैल्यू पुट करो आप, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो या एक्स लेस इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, हर बार आपको वैल्यू जो देखने को मिलेंगी माइनस वन मिलेंगी, कभी जीरो मिलेंगी, कभी वन मिलेगी, हर बार लौट के बस आप इसी तीन वैल्यू पर आएंगे, तो वो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, सिग्नम फंक्शन कहलाता है। जब आपको बस ये तीन वैल्यू देखने को मिलती है, कभी माइनस वन, कभी जीरो, कभी वन, ठीक है, तो वो फंक्शन कहलाता है क्या, सिग्नम फंक्शन, जिसे हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इस प्रकार की वैल्यू देखने को मिलती है। डिसकंटिन्यूअस होता है ये एक्स इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमेशा बस ये इस प्रकार का चलता है, क्लियर। ये देख सकते हो आप, कभी ऐसा, समझ रहे हो। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इसे फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसमें क्या होता है, रिटर्न कर देता है लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द गिवन रियल नंबर। जो गिवन रियल नंबर है उसके लार्जेस्ट इंटीजर से छोटा या उसके बराबर होता है। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास में एक ग्रेटेस्ट जो है इंटीजर फंक्शन है, तो ऐसे में जब एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, एक्स इक्वल टू वन टू, तो ये या तो वही वैल्यू दे देगा जो हमने पुट करी है, ठीक है। आउटपुट वही आएगा जो इनपुट है, या तो उससे छोटा आएगा, ठीक है। लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द गिवन रियल नंबर से छोटा या उसके बराबर होता है, तब उस ऐसा फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे, क्लियर। आगे चले की पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं क्या होता है। आउटपुट इज ऑलवेज एन इंटीजर, आउटपुट हमेशा एक इंटीजर नंबर आता है इसमें, एनी रियल नंबर, ठीक है। एक्स के लिए हमें यहाँ पर इंटीजर मिलता है। ग्राफ इसका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेगमेंट देन जंप इनटू ईच इंटीजर के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स में होता है, हॉरिजॉन्टल इसका ग्राफ बनता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो भाई 3.7 आया, तो भैया 3.7 इसमें तो आपने को मालूम है इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, 3 लेना पड़ेगा। माइनस 2.1 इंटीजर क्या, माइनस 3, 4 के लिए 4.1 है तो 4, ठीक है, समझ गया। अब जैसे एलजेब्रा और रियल फंक्शंस में यहाँ पर कौन कौन से एलजेब्रा के रूल्स फॉलो करता है ये, तो भैया मान लो मेरे पास में सेट ए रिलेट कर रहा है आर के साथ में, तो ऐसा फंक्शन जो है, और एक दूसरा फंक्शन है जी जो ए रिलेट कर रहा है आर के साथ में, वेयर ए सेट यहाँ पर सबसेट है आर का, तब यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे, तो ये एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से एडिशन होता है ये आप देख लेना, ठीक है। तो एडिशन को करता है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये सब फार्मूला आपको याद करने हैं, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को करता है, ये फार्मूला याद कर लेना आप, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। बाकी हम डिटेल में एग्जांपल में हम इन प्रॉपर्टीज को लगाएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या करना है, इनको याद कर लेना एक दो बार लिख के इन फार्मूलों को, ठीक है। आगे देखिए,
आगे हमारे पास में लास्ट है लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन क्या होता है? ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर एम एक्स स्लोप है, रेट ऑफ चेंज है, सी क्या है? वाई इंटरसेप्ट द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉस द वाई एक्सिस, और एक्स बिलोंग करता है आर में। ठीक है, एम और सी याद रखना क्या होता है? एम स्लोप होता है, सी वाई इंटरसेप्ट द पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट होता है जो लाइन क्रॉसेस करता है वाई एक्सिस पर, वो कहलाता है सी। तो ऐसे में इसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। डोमेन की रेंज की बात करें तो ये बहुत रियल नंबर होती है, डोमेन और रेंज दोनों ही एक रियल नंबर निकल के आती है। और एम इक्वल टू 0 अगर है तो मान लो कि वो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर एग्जांपल के लिए ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर 2 क्या है? स्लोप है उसका। y क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट होती है y एक्सिस पर। ठीक है, 3 है। और पासेस थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट से होकर जाएंगे? तो ये 0, 3, 1, 5 और -1, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज क्लास 11th की जो एनसीईआरटी में जो रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर था उसका पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी हम रिलेशन एंड फंक्शंस का अगला पार्ट में क्या करने हैं? 12th में जितना भी यहाँ पर इसका पोर्शन बचा हुआ है एक क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं? इस पे पीवाईक्यू बेस्ड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कुछ सजेशंस, रिव्यू हो, कैसी लग रही है क्लास। ठीक है, तो कमेंट सबको करना है, जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं ना कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहां पर मैंने शेयर कर दिए। ठीक है, थैंक यू।